भाई क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि 100 मीटर की रेस में पहले 60 से 70 मीटर तक आप रॉकेट की तरह भागते हैं, लेकिन आखिरी के 20 से 30 मीटर में आपकी टांगें भारी पड़ जाती हैं और स्पीड घटने लगती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उन्हें 200 या 400 मीटर के लंबे रेपिटेशन लगाने चाहिए, जिससे 5 मिनट के रेस्ट पर 200 मीटर की 5 रेपिटेशन। लेकिन सच्चाई यह है कि 100 मीटर और 200 मीटर के स्प्रिंटर्स के लिए यह ट्रेनिंग उस तरह काम नहीं करती। अगर आप 100 मीटर के एथलीट हैं तो 400 मीटर की दौड़ जिसमें एक लैप 50 से 60 सेकंड का होता है, आपकी 100 मीटर जो सिर्फ 10 से 12 सेकंड का है में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होती। 100 मीटर की स्पीड एंड्योरेंस के लिए आपको अपनी टॉप स्पीड को 100 से 150 मीटर के बीच में होल्ड करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और साथ ही यह समझना होता है कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी कैसे काम करती है। इस खेल को गहराई से समझने के लिए हमें शरीर के दो प्रमुख एनर्जी सिस्टम को समझना होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन 100 मीटर की दौड़ पूरी तरह से एनारोबिक होती है। इसमें हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। मसल्स के अंदर पहले से मौजूद ऊर्जा एटीपी और ग्लाइकोजन बिना ऑक्सीजन के तुरंत जलते हैं और हमें विस्फोटक रफ्तार देते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन यह सिस्टम लंबी दूरी की दौड़ जैसे मैराथन के लिए होता है, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके लंबे समय तक ऊर्जा देता है। 100 मीटर स्प्रिंटर्स के लिए इसका डायरेक्ट काम नहीं होता, लेकिन एक अच्छा एरोबिक बेस होने से वर्कआउट के बीच रिकवरी तेज होती है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो प्रकार और होते हैं। आइए इन दोनों एनर्जी सिस्टम्स को एक बहुत ही आम और सामान्य उदाहरण से समझते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो सिस्टम और होते हैं, एलैक्टिक सिस्टम और लैक्टिक सिस्टम। एलैक्टिक सिस्टम जब आप 0 से लेके 8 सेकंड तक, यानी पहले 40 से 50 मीटर तक जब आप अचानक रॉकेट की तरह भागते हैं तो शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है। इस दौरान शरीर के अंदर पहले से जमा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और क्रिएटाइन फॉस्फेट बिना ऑक्सीजन और बिना किसी लैक्टिक एसिड के तुरंत जलते हैं। महसूस क्या होता है? इस फेज में आपको कोई दर्द या भारीपन महसूस नहीं होता, सिर्फ शुद्ध विस्फोटक एक्सप्लोसिव पावर मिलती है। आप पूरी रफ्तार में होते हैं। सेकंड, लैक्टिक सिस्टम। यह सिस्टम 8 से लेके 60 सेकंड का तक होता है, यानी 60 मीटर के बाद की से फिनिशिंग लाइन तक। यह हमारी रेस का सबसे छोटा हिस्सा है। जैसे ही आप अपने टॉप स्पीड को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, शरीर का पहला एनर्जी सोर्स एटीपी खत्म होने लगता है। अब शरीर बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक ग्लाइकोसिस के जरिए ग्लूकोज को तोड़कर जबरन ऊर्जा पैदा करने की कोशिश करता है। इसका साइड इफेक्ट लैक्टिक एसिड। इस प्रक्रिया में बाई प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड बनने लगता है। यह एसिड आपकी मांसपेशियों मसल्स में जमा हो जाता है और उनके सिकुड़ने की क्षमता को धीमा कर देता है। महसूस क्या होता है? यह वो समय है जब आखिरी के 20 मीटर में अचानक आपकी टांगें सुन्न पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पैरों में वजन बांध गया हो और आपकी स्पीड जबरदस्ती गिरने लगती है। यही वजह है कि स्प्रिंटर्स को ऐसी ट्रेनिंग जैसे फ्लाइंग 30s और लंबा रेस कराई जाती है, ताकि उनका शरीर इस लैक्टिक एसिड को सहन करना सीख सके और आखिरी मीटरों में रफ्तार ज्यादा ना गिरे। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? 100 मीटर के लिए सही स्पीड एंड्योरेंस वर्कआउट कैसे करें? हमें ऐसे वर्कआउट चाहिए जिनकी वेलोसिटी और टाइम फ्रेम 100 मीटर के करीब हो। 400 मीटर के लंबे रेपिटेशन की जगह सबसे बेस्ट वर्कआउट है 5 मीटर की फ्लाइंग 100 मीटर विथ 30 मीटर एक्सेलरेशन जोन। 30 मीटर एक्सेलरेशन जोन के साथ 5 फ्लाइंग 100 मीटर्स। इसका सही फॉर्म क्या होना चाहिए? सबसे पहले जनरल मोबिलिटी और बॉडी वेट स्क्वाट्स और कुछ एक्टिवेशन एक्सरसाइज शुरू करें। फिर धीरे धीरे स्पेसिफिक मूवमेंट्स जैसे बाउंस और हाई वेलोसिटीज ड्रिल पर जाएं। अंत में 2 से 3 प्रोग्रेसिव वार्म अप स्प्रिंट करें जिनकी तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती हो, ताकि इंजरी का खतरा कम हो और आप अपनी हाईएस्ट इंटेंसिटी तक पहुंच सके। इस वर्कआउट में सबसे जरूरी है लंबा रेस्ट। हर 10 मीटर के हिसाब से कम 1 मिनट का रेस्ट लें। यानी 100 मीटर भागने के बाद 10 मिनट का पूरा रेस्ट।
ताकि आपकी बॉडी पूरी तरह रिकवर हो सके और आपकी इंटेंसिटी हमेशा 95% से ऊपर बनी रहे। लंबी रेस्ट के बिना आप कभी भी अपनी टॉप स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यह एक बहुत जरूरी नियम है। मान लीजिए आपने पहली रैप बहुत तेज मारी, लेकिन चौथी या पांचवी रैप तक आते आते थकान की वजह से आपकी परफॉर्मेंस 95 से नीचे गिरने लगी, यानी टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो गया। तो समझदारी इसी में है कि आप वर्कआउट वहीं रोक दें। खराब परफॉर्मेंस और थकी हुई मांसपेशियों के साथ भागने से स्पीड सुधरने की बजाय इंजरी का खतरा बढ़ जाता है और स्पीड भी ड्रॉप हो जाती है और भी कई प्रॉब्लम्स होती है जिन्हें फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप इन साइंटिफिक सॉल्यूशंस और सही स्पीड एंड्योरेंस ड्रिल्स को अपनी ट्रेनिंग में अपनाएंगे तो आखिरी के 20 मीटर में आपकी स्पीड कभी नहीं गिरेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।